Hello everyone, I am Dr. Udar. So let us start today's lesson. Last time we had studied Chinese remainder theorem and we had done questions based on it. So next topic is Fermat's theorem. Let me put on my glasses. So there are two theorems related to Fermat. Fermat's little theorem and Fermat's last theorem. So even if we say Fermat's theorem, so mainly it is referring to the Fermat's little theorem, because Fermat's last theorem is categorically being pronounced as Fermat's last theorem. So but to be more precise, I have written little inside the bracket. So that means either we say Fermat's theorem or we say Fermat's little theorem, it is referring to the same result or same theorem. As far as its pronunciation is concerned, so it's Fermat's, it's not Fermat's theorem, it's Fermat's theorem. Okay. So now we take its statement. So this is the statement of Fermat's theorem. What it says that let P be a prime and suppose P does not divide A, then A raised to power P minus 1 is congruent to 1 modulo P. So let us take its proof as well. So ये काफ़ी इस्तेमाल में आएगी हमारे थ्योरम जो है, क्योंकि ये हमारा काम जो है काफ़ी कम कर देती है. पहले हमने जो है कॉन्ग्रुएंसेस पढ़े तो उससे हमने जैसे रिमाइंडर निकाला, कुछ क्वेश्चंस निकाले, इससे वो और ज़्यादा आसान हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट यूजफुल एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स इन द नंबर थ्योरी. तो पी एक हमने प्राइम नंबर ले लिया और ए जो पी जो है वो ए को डिवाइड नहीं कर रहा, तो मैं ए के मल्टीपल्स ले लेता हूँ, ए टू ए सो ऑन अप टू पी माइनस 1 इंटू ए, and I claim that all these are incongruent. All these are incongruent mod P. कैसे? Let if possible, अगर मान लो मैं लेता हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कोई जो है क्या ले, आई ले लेते, चलो आई ए would be congruent to j a mod P, where what are the I and j, they are less than equal to P minus 1 में होंगे. अब जो है P जो है वो A को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो पहले हमने कॉन्ग्रुएंस में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर जो है P A को डिवाइड नहीं करता, या यूँ कहिए कि P और A में GCD 1 है, तो आपस में तो दोनों साइड से क्या है वो कैंसिल हो जाएगा. कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड इन दैट सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, I वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू J मॉड P. और I और J क्या है, ये दोनों P से कम है, 1 से लेके P माइनस 1 तक हैं. तो ये तो जो है कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि P से नीचे जो भी जितने भी नंबर हैं वो 1 से लेके P माइनस 1 तक सारे जो हैं वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं. जैसे हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम पढ़ा 0 से लेके n माइनस 1, तो मैं 0 को यहाँ से हटा दूँ तो ये सारे 0 भी अगर मैं ले लूँ तो मतलब जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होता है वो आपस में जो है ये इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं जो है. तो जो है ये इनकॉन्ग्रुएंट आ गया, तो इसका मतलब इट इज़ ए सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो इसका मतलब ये जो है ये हमारे जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी. तो इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे, ये इनकॉन्ग्रुएंट होंगे. और इनकॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक और सेट है हमारे पास, इतने ही
नंबर्स का, ये भी सारे इनकॉन्ग्रुएंट हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो पी। तो कहने का मतलब ये जो ये वाला सेट है और ये वाला सेट है, ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दूं, मान लो मैं प्राइम ले लेता हूं पी एज 3, तो Z3 के अंदर जो होते हैं क्या 0 1 2, तो मैं 1 से ले रहा हूं मैं, तो ये हमारा सेट क्या हो गया 1 2, ये हमने कंसिडर कर लिया। P-1 यहाँ पे 2 है। अब मैं मान लो A ले लेता हूं, लेट A इज 2, तो P डज नॉट डिवाइड A, तो अब A के मल्टीपल कर लेता हूं, तो मैं ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो अब देखिए ये दोनों क्या हैं, ये 2 जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है और 4 जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो हैं तो उसी के कॉन्ग्रुएंट 1 से लेके P-1 के, लेकिन ऑर्डर जो है वो बदल गया है। तो ऐसा नहीं कि उसी ऑर्डर में होंगे, पर वो होंगे उन्हीं के कॉन्ग्रुएंट। ऑर्डर में बी समवट इन ए डिफरेंट मैनर। तो अब किसी भी ऑर्डर में हो मुझे उससे मतलब नहीं, मैं अगर इनको प्रोडक्ट कर दूं, तो मैं इनको अगर प्रोडक्ट कर दूं A इंटू 2A सो ऑन अप टू P-1 इंटू A, और यहाँ राइट साइड में इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सेम ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इधर भी P-1 एंट्रीज हैं, उधर भी P-1 एंट्रीज हैं, और वो कोई किसी एक के कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑर्डर अब हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। अब जो है ये इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, तो 1 2 सो ऑन अप टू P-1, यहाँ तक ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा ये P-1 फैक्टोरियल, और दूसरे वाली क्वांटिटी क्या बनेगी A रेज़ टू पावर P-1। कॉन्ग्रुएंट टू राइट साइड में क्या है P-1 फैक्टोरियल मॉडुलो P। अब देखिए जो ये 1 जो है इसका GCD P के साथ 1 है, 2 का भी 1 है, सो ऑन अप टू P-1 का भी 1 है। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड, तो सीधा आप P-1 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर सकते हो, या आप 1 बाई 1 कर लो कि पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, सो ऑन किया, अप टू P-1 किया। तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा मेरे पास, that A raised to power P-1 is congruent to 1 mod P, and which is the required quantity here। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। इसी से रिलेटेड एक कोरोलरी है, वो भी काफ़ी काम में आती है हमारे क्वेश्चंस में, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। सो लेट अस सी दैट कोरोलरी। काफ़ी बार ये कोरोलरी जो है हमारे यूज़ में आती है। इसमें अंतर क्या है, देखिए लेट P बी ए प्राइम, P तो प्राइम है ही, और देन A रेज़ टू पावर P इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड P फॉर एनी इंटीजर। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थ्योरम में क्या था, थ्योरम में कंडीशन थी P डज नॉट डिवाइड A, लेकिन अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो हट गई है। तो किसी भी ए के लिए ये इतना अंतर है कोरोलरी और उसमें। अब इसका जो है प्रूफ बिल्कुल उसी पे ही है। अगर मान लो P जो है A को डिवाइड नहीं करता, तो फर्मास थ्योरम क्या कहती है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के। अब दोनों साइड में A से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब सवाल होता है कि अगर दूसरा केस ले लूँ मैं, इफ़ P डिवाइड्स A, दैट इज़ P अगर A को डिवाइड करता है तो A वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड P। दोनों साइड A रेज़ टू पावर P ले लूँ मैं, तो A रेज़ टू पावर P इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0। तो ट्रांजिटिविटी रिलेशन लगाते हैं, A भी 0 के कॉन्ग्रुएंट है, A रेज़ टू पावर P भी 0 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इम्प्लाइज क्या हो गया A रेज़ टू पावर P इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड P। तो इस तरीके से ये हमारी जो है कोरोलरी प्रूव हो जाती है। तो अब देखते हैं एक ज़रा छोटा सा एप्लीकेशन जो है इसका, कि जैसे मैंने कहा था हमारी कैलकुलेशंस जो है वो ईज़ कर देता है ये। तो एक ज़रा कैलकुलेशन में देखते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, हमने क्या निकालना है, फाइंड रिमाइंडर when 5 raised to power 38 is divided by 11। मान लो ये क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर हमने निकालना है। तो वैसे तो हम कॉन्ग्रुएंस से कर सकते हैं ये जो है, पर फर्मास थ्योरम उससे भी जो है इसको आसान कर देता है। तो क्या है हमारा यहाँ पे, ए क्या है 5 है, पी क्या है 11 है, एंड पी डज नॉट डिवाइड ए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन क्या थी, ए रेज टू पावर p माइनस वन, p माइनस वन कितना होगा 10, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब जो ये वैल्यू है ना, यहाँ से जो अंडरलाइन हुई है और यहाँ से ये जो 1 आया हुआ है, तो ये 1 बाय यूजिंग द फर्मास थ्योरम, फर्मास थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ये 1 आया हुआ है। रेस्ट ऑल इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, बट बीच में जो है फर्मास थ्योरम अप्लाई हो गई, उससे जो है कॉन्ग्रुएंसेस और थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशंस में। एक और एप्लीकेशन है फर्मास थ्योरम का, प्राइम नंबर थोड़ा चेक करने में आ जाता है काम, पूरा तो नहीं, क्योंकि जो है ऐसे हम इसको नहीं कंक्लूड कर सकते, बट रिवर्स केस में हम इसको थोड़ा सा इन्फर कर सकते हैं। कैसे, देखिए ज़रा जो है एक एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले एक जरा मैं बता देता हूँ कि कन्वर्स ऑफ फर्मास थ्योरम डू नॉट होल्ड गुड। तो उसके लिए एक रिमार्क ही चलो डाल देता हूँ यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ फर्मास थ्योरम डज नॉट होल्ड, एक रिमार्क हमने डाल दिया, इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो क्या लेता हूँ मैं, मान लो जी ए की वैल्यू ले लूँ मैं 5 और एन की वैल्यू ले लूँ 4, ठीक है। तो अब देखिए 4 डज नॉट डिवाइड ए, लेकिन अब जरा ए की पावर, ए हमारा है ये, ए की पावर एन माइनस वन, दैट इज 4 माइनस वन, किसके मॉडलो निकालना हमने, मॉडलो 4। क्या आता है जरा अब देखते हैं, ये आ गया 5 रेज टू पावर 3। तो 5 किसका कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो इसका मतलब तो हमने दिखा दिया कि a रेज टू पावर n माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। तो अब अगर कन्वर्स होल्ड ट्रू होता फर्मास थ्योरम का, तो n यहाँ पे प्राइम हो जाता, लेकिन n तो हमारा 4 है यहाँ पे, जो कि प्राइम नहीं है। तो इसलिए कन्वर्स ऑफ फर्मास थ्योरम डू नॉट होल्ड गुड। तो ये प्राइम चेक करने में ऐसे मदद हमारी नहीं करता, फिर भी एक थोड़ा प्राइम से थोड़ा इसमें आइडिया ले सकते हैं, कैसे कि वन वे रिजल्ट होते हुए भी ये थोड़ा सा उसमें मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है ज़रा देखते हैं। थोड़ा प्राइमलिटी टेस्ट में भी ये मदद करेगा। कैसे कि जैसे हमारे पास कोई भी आपने सीरीज़ में भी पढ़ा होगा कि अगर सीरीज़ में सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, एम्प्लाइज लिमिट ए एन इज इक्वल टू 0, तो ये वन वे रिजल्ट है। फिर भी हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं कि अगर ए एन की लिमिट 0 नहीं होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। इस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने कोई सेट से पढ़ते हैं हम, जैसे
ये है हमारा स्क्वायर, ये है हमारा रेक्टेंगल। तो वन वे है, एवरेज स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल मे नॉट बी ए स्क्वायर। तो कोई एलिमेंट यहाँ है तो वो स्क्वायर जरूरी नहीं हो, लेकिन अगर कोई एलिमेंट यहाँ हो गया जो रेक्टेंगल ही नहीं है तो हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि वो स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम वन वे रिजल्ट्स को प्रूव या यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये है। तो अब इसमें अगर जो है, एक बार कोरोलरी दिखाता हूँ आपको। कोरोलरी क्या कह रही है? फॉर एनी इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है, एनी इंटीजर के लिए ये ट्रू होगा। तो अगर मान लो किसी एक इंटीजर के लिए भी अगर वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब वो p जो है वो प्राइम नहीं होगा। तो जैसे हमने ये a ले लिया 2 और n ले लिया 117, तो अब a रेज टू पावर n, तो ये कॉन्ग्रुएंट a आना चाहिए मॉडलो n, लेकिन अब ये नहीं आ रहा, इट इज टर्निंग अप टू बी 44। ये कैसे आ रहा है 44? ये आपने खुद ट्राई करना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यू हैव टू ट्राई एट योर ओन दैट हाउ इट इज टर्निंग अप दिस वन, बट it is not turning up 2. So that means for some a it is not turning up 2, that means this number n जो ब्रैकेट में है वो प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से हम इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। So with this we conclude today's class. Next class we will take questions based on Fermat's theorem. Till then, take care, have a nice day. Thank you very much for watching.